नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। मुद्दा है देश की राजनीति का। जी हाँ, देश की राजनीति की बात करूँ तो आज चुनाव परिणाम आए हैं हरियाणा और जम्मू कश्मीर का। उसको लेकर इस समय बीजेपी काफ़ी उत्साहित है, क्योंकि बीजेपी का लोकसभा के बाद जिस तरह से मनोबल गिरा था और 2 दिन पहले जिस तरह से एग्जिट पोल से बीजेपी को पूरी तरह से गिराया गया था, उसके विपरीत परिणाम आया हुआ है। ये बीजेपी के लिए बहुत खुशी की बात है और उनको तो उत्साहित होना लाजमी है, क्योंकि आगे भी चुनाव है विधानसभा की। महाराष्ट्र में है, झारखंड में है, उसके आगे भी चुनाव होंगे। तो इसको लेकर इसमें बीजेपी तो उत्साहित है, लेकिन इसका परिणाम जो है महाराष्ट्र पर क्या होगा, ये भी चर्चा का विषय है। हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे। हमारे साथ में हैं नवभारत के वरिष्ठ पत्रकार सूर्यप्रकाश मिश्रा जी। हम जानेंगे कि जो इसमें स्थिति बन रही है बीजेपी की और जो स्थिति विपरीत दिखाया जा रहा था, इसके पीछे क्या मकसद था। क्या विपक्ष जो है नैरेटिव फैला रहा था या लोगों में जागरूकता कुछ आई है, ये भी चर्चा का विषय है। स्वागत है सर हमारे चैनल में एक बार फिर से। मिश्रा जी बताइए कि आज का जो रिजल्ट आया है, देखा जाए तो माहौल जो है अभी सुबह तक कुछ अलग थे और घंटों में ही जो है सब स्थिति बदल गई और ये बीजेपी के लिए खुशी की बात है। और सीधी सी बात है, लोकसभा में जिस तरह से उनका मनोबल गिरा था, हरियाणा में जो चुनाव परिणाम आए हैं उसके विपरीत जम्मू कश्मीर में आए हैं। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस मिल के सरकार बना रही है, लेकिन वहां पर भी बीजेपी उत्साहित है, क्योंकि बीजेपी ने 29 सीट से ज़्यादा सीटें अभी पार कर लेगी ऐसा लगता है। कुल मिला क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, निस्संदेह यह कहा जा सकता है कि हरियाणा का जो चुनाव परिणाम है जी, वो बीजेपी के लिए बूस्टर का काम करने वाला है, टॉनिक का काम करने वाला है। उससे उनके कार्यकर्ताओं में, जैसे आपने कहा कि आने वाले महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव है, झारखंड में विधानसभा चुनाव है, तो इसका बहुत बड़ा। और आप देखिए, जैसे आपने कहा कि सवेरे तक या इसके पहले तक जिस तरीके का ये जो एग्जिट पोल था बता रहा था, तो इससे क्या था, एक धारणा बन रही थी कि हो सकता है। आप पिछला चुनाव जाके देखिए, लोकसभा का चुनाव, इसमें 5-5 सीटें मिली हुई थी। कांग्रेस सीट और 5 सीट बीजेपी का मामला था, 50-50 का मामला था। और उसमें कांग्रेस को लगा था कि इसको आसानी से हम इस बार हरियाणा, और सबसे बड़ी चीज 10 साल से बीजेपी हरियाणा में थी, तो बोलते हैं ना, एक इनकम्बेंसी और प्रो इनकम्बेंसी। तो बीजेपी ने तो ये साबित कर दिया है, इसमें कोई संदेह नहीं कि प्रो इनकम्बेंसी भी बीजेपी के समर्थन में चली है। मतलब 10 साल सत्ता होने के बाद, वैसे गुजरात में भी, अब राजस्थान की बात तो छोड़ दीजिए, मध्य प्रदेश में भी इस तरह के कारनामे हुए हैं। पिछली बार महाराष्ट्र में भी इस तरह के रिजल्ट आए ही थे, दोनों जो गठबंधन के। तो इसका सबसे बड़ा असर मुझे लगता है कि महाराष्ट्र में जिस तरह के गणित बन रहे थे, समीकरण बन रहे थे महाविकास आघाड़ी के, महायुति के खिलाफ ये जो नैरेटिव चल रहा था, या जो भी जिस तरीके से अब आया गया राम की स्थिति बन रही थी। देखिए, 2-3 नेता छोड़ के गए। अभी कल ही हर्षवर्धन पाटिल जी ने तुतारी का हाथ थामा है शरद पवार जी का। तो इस तरीके से चल रहा था कि बीजेपी के कुछ नेता असमंजस में थे जरूर, कि हम अब ऐसी स्थिति आएगी तो, और हमेशा वो होता है इलेक्शन में, चुनाव में वो देखते रहते हैं। 10% लोग ऐसे ही रहते हैं कि इस पार से उस पार, इस पाले से उस पाले में जाते रहते हैं। ये रुकेगा और इससे बीजेपी के कार्यकर्ताओं में जरा उत्साह आएगा। और देखिए, मैं पहले से भी कहता रहा हूं कि बीजेपी जो है ये संगठन, संसाधन और सुविधाओं पर चलने वाली पार्टी है। इनके पास संगठन है ही, कैडर वोट हैं और संसाधन भी इनके पास हैं, अच्छी रणनीतियां बनाते हैं। बीजेपी का जो टारगेटेड वहां था, देखा गया सब अलग तरीके से। मतलब ये है, मास बेस पार्टी तो कांग्रेस है, लेकिन मास है, लेकिन जो उसका निचला स्तर है, जो निचला दर्जा, वो काम नहीं कर पाता उस तरीके। बीजेपी वहाँ निचले स्तर पर जाके काम करती है, बेस पर जाके काम करती है। और उन्होंने वहाँ रणनीतियों बराबर तैयार, गैर जाट वोटों का जैसे समीकरण हुआ, तो उन्होंने उसको बनाने की कोशिश की। अब ये भी आपको बता दूं, लेखनी है कि बीजेपी से ज्यादा कांग्रेस को वोट मिले हैं वहां पे। हाँ, 2% वोट लगभग बीजेपी से ज्यादा कांग्रेस को मिले, लेकिन सीटों की संख्या बीजेपी की ज्यादा है। तो ये निर्णायक, तो इसमें ये भी देखने को आया है कि जहां बीजेपी, जहां कांग्रेस के उम्मीदवार थे, जैसे अल्पसंख्यक समाज जो है ना, वो भर भर के वोट उसने दिया है।
एक अल्पसंख्यक समाज के एक उम्मीदवार को मतलब 70,000 से ज्यादा वोट मिले हैं और 90,000 वोट कुल पड़े हैं। या इसी तरह हुड्डा जी 70,000 वोटों से जीत, मतलब कांग्रेस का जो उम्मीदवार जीत के आया बड़ी संख्या में जीत के आया, वहां बीजेपी के खिलाफ जो जीत के आया बड़ी संख्या। लेकिन बीजेपी अपने समीकरण के चलते उन्होंने हर सीट पर जिस तरीके से ध्यान दिया और वहां जीते हैं, वहां उन्होंने विपक्ष पर वो मजबूती के साथ भारी पड़े हैं। तो उनकी अलग नीतियां हैं, जैसे ये भी होता है चर्चा, जवानों की बात हुई, जवान देखिए वहां हर घर में जवान है, किसान और जवान की बात की, पहलवान भी थे। हाँ जी बिल्कुल, पहलवान हालांकि कांग्रेस से जो लड़ी विनेश फोगाट वो जीत कर आई है, वो अलग चीजें हैं, लेकिन बीजेपी की रणनीति वहां काम आई है। ऐसा लगता है कि उन्होंने चुनाव को गंभीरता से लिया। और वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस थोड़ा अपना माहौल राहुल गांधी के जरिए बनाने में लगी रही। उनको लगा कि भाई हम बहुत अच्छे तरीके से, जलेबी की भी बहुत चर्चा हुई, उधर लड्डू इधर जलेबी बंटने लगी, हरियाणा में जलेबी बहुत लोग बंटने लगी थी। अब इतना जान लीजिए कि जलेबी तो उनकी हो गई, मतलब और इसके बाद मतलब अब तो ऐसा हो गया कि जलेबी से लोग डरेंगे, खाऊंगा तो हार जाऊंगा। जलेबी 2 घंटे में बासी हो जाती है, लड्डू 2-4 दिन तक चलता है, ये भी देखने को मिलता है। और दूसरी तरफ देखिए, वही जहां आप जम्मू कश्मीर की बात करते हैं भाई, जम्मू कश्मीर की स्थिति अलग। जम्मू कश्मीर देखा है, जम्मू और कश्मीर 2 भागों में बटा हुआ है निश्चित। जम्मू हिंदू की तरफ है और कश्मीर जो है घाटी तो पूरी देखिए, घाटी से जिस तरीके से हिंदू वोटों का हिंदू समाज का पलायन हुआ है, तो स्वाभाविक है कि वहां वो दिख रहा है सामने कि वो बीजेपी के खिलाफ ही हैं और उस तरीके का चल रहा है। तो बीजेपी ने, और 370 की बात भी हुई कि 370 हटाकर बीजेपी ने नुकसान किया, बहाल करेंगे, समाज का बहाल करेंगे, उसकी बातें आई। तो हो ही नहीं सकता, तो वो होना नहीं है, लेकिन एक नैरेटिव बनता है, नैरेटिव फैलता है। संविधान की बात है तो वैसे फैलता है नैरेटिव। यहाँ हो सकता है कि कुछ लोगों ने तो ये कहा कि वो नैरेटिव यहाँ बल्कि हरियाणा में उल्टा पड़ा, क्योंकि हरियाणा का जवान, जो हरियाणा के जवान है, उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी है कश्मीर में। बिल्कुल। तो वो उल्टा पड़ा कि जो है भाई, ये कहते 370 हटाएंगे, तो उस 370 का असर तो वहां पॉजिटिव पड़ा कि भाई वो हटा। लेकिन हरियाणा में नेगेटिव हो गया कि भाई वहां जहां उनकी संख्या ज्यादा है, जहां उन्होंने अपना बलिदान दिया है, तो वो तो सोचेगा जवान कि भाई इतनी मेहनत के बाद कश्मीर को एक अच्छा राज्य, अलग राज्य का दर्जा मिला, देश से और जुड़ने का उसको असर, तो जम्मू और कश्मीर को उसको अलग करके ही देखा जा सकता है। और वो जो नेशनल कॉन्फ्रेंस आई, वहां देखिए पीडीपी का लगभग सफाया हो गया, तो वहां त्रिकोणीय संघर्ष भी नहीं हुआ, वहां आमने सामने नेशनल कॉन्फ्रेंस, वहां भी कांग्रेस को सफलता नहीं मिली है। कांग्रेस तो समझ लीजिए वो क्षेत्रीय दलों के कंधे पर सवार है। बिल्कुल। इस समय क्षेत्रीय दलों की बैसाखी के सहारे ही कांग्रेस को सफलता मिलती दिख रही है। आज कांग्रेस को वही सफलता मिलती है जहां मुस्लिम वोट ज्यादा होते हैं। तो इसका मतलब ये देखिए है, इसमें तो इनकार नहीं किया जा सकता, इससे इनकार, क्योंकि देखिए जब माननीय प्रधानमंत्री जी खुद हिंदुत्व की बात करेंगे, जय माता की बात करेंगे, जय हिंद की बात करेंगे, वो अलग चीज है, वो जो है वो समझना है। बीजेपी का जो कैडर है, हिंदुत्व का कैडर है ही है, बिना हिंदुत्व के। अब उन्होंने हरियाणा के चुनाव में जो कट्टर हिंदुत्व के पैरोकार कहे जाते हैं, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, कटोगे उन्होंने सीधा सीधा बोला और उनको लगाया गया। तो बीजेपी अपनी रणनीतियों में यहाँ सफल रही है। रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस कहीं ना कहीं फैलाती तो है नैरेटिव, उसका भी चीज और सामने आ रहा है कि अगर कांग्रेस अपने गठबंधन में अगर आपको लेने में कामयाब हो जाती और भी जो छोटी पार्टियां उसको साथ में लेते, तो लगता है रिजल्ट कुछ और होता है। ऐसा हो भी सकता है, बिल्कुल। आपने इस पर अभी वोटों का गणित जिस तरह से होगा और जो वोट कितने वोट मिले हैं आएगा, तो वो दिखाई देगा। लेकिन इसमें देखिए पार्टियां लड़ी। अब वही जो उप मुख्यमंत्री थे जेजेपी, वो उन्होंने कांग्रेस बीजेपी के साथ सत्ता बनाई और उसके बाद वो निकल के गए, वो बुरी तरह हारे हैं, खत्म हो गया। चौटाला जो हैं वो बुरी तरह हारे हैं। 10-12 सीटें थी, 10-12 सीटें 2 सीटों पे आ गए, तो पूरी वो खुद चुनाव हार गए हैं जी, अपने क्षेत्र से वो खुद चुनाव हार गए, तीसरे चौथे नंबर पर पहुंच गए। तो ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ जगहों पर होता है, वोटों का जो ध्रुवीकरण होता है, लेकिन वहां तो उस तरह का नहीं दिखाई देता। तो सर क्या एक सवाल यहाँ पर यह भी उठता है कि हरियाणा में जिस तरह से हैट्रिक मारी है बीजेपी ने, तो क्या महाराष्ट्र में भी हैट्रिक की तैयारी है, इसको माना जाए? इसको देखिए, महाराष्ट्र में पूरी माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी पूरी
तन मन धन से लगे हुए हैं, पूरी मेहनत कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं। फडणवीस जी कर रहे हैं और अलग रणनीतियां बना रहे हैं, और अमित शाह जी ने पूरे चुनाव का अपने हाथ में ले लिया है। तो इसमें संदेह नहीं कि इसमें ये मिलजुल कर लड़ेंगे। और अब देखिए टिकट बंटवारे कर लेकर भी बहुत सारी चीजें आ रही हैं, तो टिकट बंटवारा एकदम अगर तरीके से हुआ और जो ये इनकी जो संयुक्त नीतियां हैं अगर काम आई तो ये जरूर इसकी सफलता मिलेगी। और सबसे बड़ी चीज है कि ये बीजेपी को या महायुति के अपने वोटरों को निकालने की जरूरत है और उनको बढ़ाने की जरूरत है। जब पिछला लोकसभा चुनाव में आपने देखा होगा कि वोट परसेंटेज घटा, वोटिंग परसेंटेज घटने से इनका नुकसान हुआ। और वोट परसेंटेज किसके घटते हैं? हिंदू मतदाताओं के। नहीं, बिल्कुल, मतलब हिंदू मतदाता देखिए उनके साथ भी है, उनके साथ भी हम हिंदू मतदाता, लेकिन जो ज्यादा करके कोर वोटर है, तो कोर वोटर है, अगर कोर वोटर नहीं निकाल पाएगा, ये सभी चर्चा होती थी कि संघ उतना सहयोग नहीं करता। अगर संघ ने सहयोग किया और तरीके से उनके कार्यकर्ता अगर निकले तो ही हमने कहा ना, बीजेपी का संगठन जो है बहुत मजबूत है। वो संगठनात्मक क्षमता जो है उनकी ना, वो कांग्रेस से कहीं आगे है और दलों से आगे है। लेकिन जो वोटों का ध्रुवीकरण अगर विपक्ष कर ले जाता है तो उसमें असफलता मिलनी ही है। बीजेपी के देखिए पूरे देश में भी अभी देखा जाए 30-32% से ज्यादा वोट बीजेपी के साथ नहीं, 2 या 3% वोट जो निर्णायक हो जाते हैं और 60-65% विपक्ष। तो क्या जरूरी नहीं है कि सारा विपक्ष एक साथ आ जाए? ये जो बात होती है कि सारा विपक्ष एक जाए, अरे भाई लोकतंत्र है, सबको लड़ने का अधिकार है, सब लड़ रहे हैं, अपनी अपनी ताकत दिखा रहे हैं। जरूरी नहीं है कि हम बीजेपी को हरा सकते हो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप नीतियों में आप उनके आगे नीतियों में जाइए, लोग पसंद करने चाहिए। तो ये स्थिति हरियाणा में मुझे लगता है शामभाई की आई है और इसका असर महाराष्ट्र के चुनाव पर जरूर पड़ेगा, क्योंकि इससे थोड़ा सा जो है उनको उत्साह में आगे आएंगे, बूस्ट मिलेगा कार्यकर्ताओं में, नेताओं में। बिल्कुल। और बीजेपी जो बार्गेनिंग पावर कमजोर पड़ रही थी, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि पहले कह रही थी 150 सीटों पर लड़ेगी, फिर बाद में 125 पे आ गई थी। तो अब ये जो स्थिति जो है, मेरे ख्याल से बीजेपी अपने आप को मजबूत पार्टी बनाएगी और साबित करेगी और कहेगी कि भाई देखो। और इसका उल्टा असर कांग्रेस पर पड़ सकता है। जिस तरह कांग्रेस उत्साह में थी, जो आपने बिल्कुल सही कहा। मैं देख रहा था कि कांग्रेस शिवसेना की उपनेता हैं, प्रवक्ता हैं प्रियंका चतुर्वेदी जी, उन्होंने कहा भी बीजेपी की, उन्होंने प्रशंसा की, कही कि भाई देखिए अगर बीजेपी ने मेहनत की और वो सफलता उसको मिलती है तो इसमें कोई कहीं ना कहीं तो कांग्रेस में कमी रही होगी। तो इसका कारण आप समझिए, इसके और कई कारण हो सकते हैं कि भाई एक अप्रोच रूप से एक तरह का दबाव भी है क्योंकि महाराष्ट्र में शिवसेना बड़ी पार्टी है, उद्धव बाला साहेब ठाकरे की जो यूबीटी है वो बहुत सक्षम पार्टी है, तो वो भी तो चाहेगी, उसके वोटर्स हैं और उद्धव को ही मुख्यमंत्री पद के वो उनको उम्मीदवार माना जा रहा है और उस तरह से प्रोजेक्ट भी किया जा रहा है उनकी पार्टी की तरफ। कांग्रेस उससे थोड़ी सी परेशान भी है, लेकिन इन सब चीजों का असर तो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव पर निश्चित रूप से पड़ने वाला है, इसमें कोई संदेह नहीं। धन्यवाद मिश्रा जी। तो हमारा चर्चा यही था कि क्या बीजेपी हरियाणा में हैट्रिक मारने के बाद क्या महाराष्ट्र में भी हैट्रिक मारने की तैयारी में है, क्या हैट्रिक मारना संभव है, ये चर्चा का विषय था। क्योंकि जिस तरह से बीजेपी का परफॉर्मेंस गिरा था उससे कहीं ना कहीं बूस्ट तो मिला है। जैसे कि हरियाणा में हैट्रिक तो मार चुकी है, लगभग 50 सीटें उनके खाते में जा चुकी हैं, बहुमत से सरकार बनाएंगी। जम्मू कश्मीर में बीजेपी समझ लो एक तरह से हार की भी जीत हासिल कर ली है, क्योंकि जिस तरह से परफॉर्मेंस दिखाया जा रहा था, जिस तरह से एग्जिट पोल दिखाया जा रहा था, ऐसा लग रहा था कि जम्मू कश्मीर में इस बार बीजेपी, क्योंकि 10 साल गैप हो गया था चुनाव, वहाँ पर उपराज्यपाल का वहाँ पर सत्ता था और जो सरकार वहाँ पर थी नहीं, ऐसे में ऐसा लगाया जा रहा था कि बीजेपी जो है विलन का काम वहाँ कर रही है और सारी पब्लिक वहाँ के बीजेपी खिलाफ है। लेकिन वहाँ पर जिस तरह से 29-30 सीटें निकालना बीजेपी के लिए एक तरह से विजय ही माना जा रहा है। तो ये सब स्थितियों को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि महाराष्ट्र में भी हैट्रिक संभव है, नामुमकिन नहीं है, मुमकिन ही है। इसको लेकर जो है अब महाराष्ट्र की तैयारियां बढ़ जाएंगी, क्योंकि इसे फिलहाल जो है नवरात्रि चल रहा है, नवरात्रि बाद जो है चुनाव की आचार संहिता लग जाएगी और सभी चुनाव प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो कुल मिला के यही कह सकते हैं कि महाराष्ट्र भी जो है अब फिर से बीजेपी मय होने की तैयारी में है। तो आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पर हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद मिश्रा जी, धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय श्री राम।